सीतानगर गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी छोटी बहन पलक और अपनी माँ रमा देवी के साथ रहती थी। मोनिका की माँ के दोनों पैर खराब थे, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मोनिका घर चलाने के लिए अचार बेचा करती थी और उसकी बहन पलक भी अचार बनाने में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अचार बना रही थी, तभी उसकी माँ बोली, मोनिका बेटी, तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, पूरा दिन काम करती रहती हो और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती बेटी। मेरी प्यारी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखना, एक दिन हम बहुत अमीर होंगे और मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर आपका इलाज करवाऊंगी। हाँ बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मोनिका अचार बेचने के लिए बाजार में जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। जितने भी तेरे पास पैसे हैं, वो हमें दे दे, वरना तू बच नहीं पाएगी। भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं अचार बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। ठीक है, फिर एक काम कर, ये सारे अचार तू हमें दे दे, हम इसको बेचकर पैसे ले लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, यही तो एक हमारी रोजी रोटी है, इसे भी आप लोग ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन वो गुंडे मोनिका की एक नहीं सुनते और मोनिका से अचार छीन लेते हैं और मोनिका को वहाँ से भगा देते हैं, जिस वजह से मोनिका रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे बेटा? तब मोनिका अपनी माँ को वो सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटी, तू अब रोना बंद कर। ऐसे बुरे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। अपनी माँ की बात सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। अगले दिन मोनिका फिर से अचार बनाकर बाजार में बेचने जाती है और वो अचार बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका बाजार में अचार बेच रही होती है, तभी कुछ लड़कियाँ उसके पास आईं। मैडम, आप लोगों को अचार चाहिए क्या? मेरे पास घर के बनाए हुए तरह तरह के अचार हैं। लेकिन उससे पहले हमें अचार चखना है। ठीक है मैडम, आप चख कर देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिएगा। इतना कहने के बाद वो लोग अचार खाने लगती हैं। तभी मोनिका बोली, मैडम, अब मेरे पास ज्यादा अचार नहीं बचे हैं, आप नींबू का अचार ले जा सकती हैं। ये अचार आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो लोग अचार खाती ही जाती हैं और सारा अचार खाकर खत्म कर देती हैं। ये देखकर मोनिका कहती है, आप लोगों ने तो मेरा पूरा अचार खा लिया, अब आप मेरे अचार के पैसे दीजिए। हमने तो पहले ही कहा था, अगर हमें अचार अच्छा लगेगा तो ही हम खरीदेंगे, लेकिन हमें तेरे बनाए हुए अचार अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम तेरे पैसे नहीं देंगे। ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मोनिका उन लोगों से पैसे मांगती है, लेकिन वो लोग उसके पैसे नहीं देती और मोनिका के साथ बदतमीजी करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की मोनिका को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मोनिका नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी जा रही थी। जादूगरनी ने उन लड़कियों को मोनिका को परेशान करते हुए देख लिया, जिस पर वो उनके पास आई और बोली, तुम सब इस गरीब लड़की को क्यों परेशान कर रही हो? इस पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो हमें ज्ञान देने वाली? जाओ जाकर अपना काम करो।
मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझको। जैसे ही वो लड़कियाँ जादूगरनी के पास बढ़ने लगती हैं, तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन लड़कियों के हाथ गायब कर देती है। अरे हमारे हाथ, ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? आज से 1 महीने तक तुम्हारे हाथ गायब रहेंगे और अब से तुम किसी को भी परेशान करने से पहले 100 बार जरूर सोचोगी। ऐसा सुनकर वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। फिर जादूगरनी ने मोनिका को जमीन से उठाया। क्या हुआ बेटी? वो लोग तो चली गयी, अब तुम क्यों रो रही हो? उन लोगों ने मेरा सारा अचार खा लिया और अगर आज मैं घर पर पैसे लेकर नहीं गई तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे? बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी ने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मोनिका से बोली, जाओ बेटी, तुम अब अपने घर चली जाओ और घर जाकर देखना तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई होंगी। जादूगरनी की बात सुनकर मोनिका अपने घर चली जाती है और घर में जाकर देखती है कि उसके घर के पीछे एक जादुई फूलों का घर है। ये देखकर मोनिका खुश हो गई और अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर उस घर में चली गई। और जैसे ही उसकी माँ उस घर में गई तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटी ये तो चमत्कार है, इस घर में आते ही मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं चल फिर भी सकती हूँ और इस घर में तो इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे भी हैं। हाँ माँ, अब से हम इसी घर में रहेंगे और अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। उस जादुई फूलों के घर से मोनिका को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे भी मिलते हैं। वो लोग अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जीने लगी। लेकिन उन गुंडों को मोनिका के घर के बारे में पता चल गया। अरे मैंने देखा कि उस दिन हमें जो लड़की मिली थी वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और उसके घर में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, जब वो लोग घर पर नहीं होंगे तब हम उसके घर पर जाकर सारा सोना चांदी चुरा लेंगे। जब अगले दिन मोनिका और उसके घर वाले बाहर गए तो तब वो गुंडे मोनिका के जादुई फूलों के घर में सोने और चांदी को चुराने आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही उन गुंडों के ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। ये देखकर वो गुंडे बहुत डर गए। अरे बाप रे, ये घर तो बहुत ही खतरनाक है, अरे भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो गुंडे वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। वो गुंडे अगले दिन मोनिका के पास आकर उससे माफी भी मांग लेते हैं। फिर मोनिका ने भी उन लोगों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से मोनिका उस जादुई फूलों के घर की मदद से गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी और उसके आशीर्वाद की वजह से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। किसी जमाने की बात है, वीणापुर नाम के एक गाँव में अनिका और पार्वती नाम की 2 जुड़वा बहनें अपनी माँ सरोज और पिता हरि के साथ रहती थीं। अनिका और पार्वती के पिता हरि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी ही अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आते तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। अनिका और पार्वती वैसे तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन रंग रूप में दोनों बिल्कुल ही अलग थीं। अनिका चांद की तरह गोरी थी, उसके गुलाबी गाल और लंबे रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे। पूरे गांव में अनिका जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहन की बिल्कुल ही उलट थी।
वो बहुत ही काली और गंजी थी। पार्वती के बचपन में बहुत ही लंबे और घने बाल थे, परंतु कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते पार्वती के बाल झड़ना शुरू हो गए और 2 साल बाद वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। पार्वती दिल से बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। पार्वती को अपने काले रंग के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उसके पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर कोई बस अनीका की सुंदरता को ही देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनीका पार्वती से कहती है, पार्वती, क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने कंघी से अपने बाल संवारी हो। अनीका, तुम्हें तो पता ही है, भला मैं कंघी का क्या करूँगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अनीका, आस पड़ोस के तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ही हैं और अब तुम भी शुरू हो गई। पार्वती बहन, अब तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी हंसी रोक तो नहीं सकती। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। एक तरफ मैं हूँ जो मोर की तरह सुंदर और वही तू कौवे की तरह काली है। स्कूल के बच्चे तेरे कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनीका, तुम मेरी सगी बहन होकर भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे अपने गंजेपन को लेकर कितना बुरा लगता होगा? वैसे भी गांव के सभी बच्चे मुझे खुशी से रहने भी नहीं देते। घर में तो रहकर कि तुम मुझे चैन की सांस लेने दो। अनीका, पार्वती, कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर अनीका और पार्वती दोनों अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? पार्वती और अनीका, तुम सरला आंटी को तो जानती ही हो ना? मेरी बचपन की दोस्त, उनके बेटे की शादी है, इसीलिए आज शाम को हम सभी शादी में जाने वाले हैं। तुम दोनों शाम को 6 बजे तक अच्छे से तैयार रहना। मम्मी, मुझे बेइज्जती कराने का कोई भी शौक नहीं है। मैं इस कलमुही के साथ जाऊं? इस कारण लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं, देखो देखो, काली गोरी की जोड़ी आ गई है। सुन पार्वती की बच्ची, अगर तुझे मेरी और मम्मी की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है तो तू हमारे साथ मत जाना। तेरे कारण मेरी और मम्मी की बहुत बेइज्जती होती है। पार्वती, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कब की मर जाती। अनीका, तुम ये क्या कह रही हो? पार्वती तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पार्वती के साथ चलने में बेइज्जती महसूस होती है। तुम पार्वती की कितनी बेइज्जती कर रही हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मम्मी, आप अनीका को इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अनीका शायद तुमसे सही ही कह रही हो। मेरे कारण तुम्हारी और माँ की बहुत बेइज्जती होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल जाती है। पार्वती चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जंगल में ही एक पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सभी लोग मुझे काली कलूटी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं काली हूँ और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक मेरी माँ ही है जो मुझसे प्यार करती है। अनीका सही ही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और अनीका दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती बहुत रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो बेटा? अम्मा जी, आज के जमाने में कोई भी दिल की सुंदरता नहीं देखता, सब चेहरे की सुंदरता देखते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने काले रंग और सर पर बाल ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता
और मेरे घर के आस पड़ोस के बच्चे मुझे टकली चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं। ये कहकर पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। अरे पार्वती, तुम इतना शौक क्यों हो गई हो? मैं फूल परी हूँ और मैं मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम देखी कितनी अच्छी हो और लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई फूलों का गाउन और पर्स। तुम जैसे ही इस फूलों के गाउन को पहनोगी तो तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम इस जादुई फूल के पर्स में से जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। इसमें से पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। परंतु बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि ये जादुई फूलों का गाउन और पर्स कभी भी लालची लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इस तरह फूल परी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है। पार्वती फूल परी का वो जादुई फूलों का गाउन और पर्स लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर पार्वती वो फूलों का गाउन और पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पार्वती जैसे ही उस फूलों के गाउन को पहनती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सर पर घने बाल भी आ जाते हैं। पार्वती अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब पार्वती की माँ सरोज और बहन अनीका शादी से घर वापस आती हैं, तो वो पार्वती का इतना सुंदर रूप देखकर चौंक जाती है। लेकिन सरोज अपनी बेटी की सुंदरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती फूल परी के जादुई फूलों के पर्स से अपनी माँ सरोज और बहन अनीका को बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती है। और जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो पार्वती बिना किसी संकोच के उसकी सहायता करती है, क्योंकि अब उसके पास फूल परी का जादुई फूलों का पर्स था और वो उसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल लेती थी। फिर उस दिन के बाद से पार्वती अपनी माँ सरोज और बहन अनीका के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कावेरी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। तभी अमीर जानकी वहाँ पर आती है। अरे जानकी जी, आइए ना। मेरे दिए हुए कपड़े सिल गए हैं क्या? जी हाँ, सिलकर तैयार हैं। एक बार फिर भी आप फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे कावेरी, तुम जैसे दर्जी के हाथों के सिले हुए कपड़े को क्या चेक करना, बहुत ही बढ़िया ब्लाउज बनाए हैं तुमने। ये लो पैसे। वैसे मैं बताना भूल गई थी कि मेरी बेटी पाखी की शादी तय हो गई है और उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। वैसे कावेरी, तुम भी अपनी पांचों नंद के हाथ पीले कर दो। समय बहुत खराब है, लड़कियों की शादियाँ ठीक समय पर कर देनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी अच्छा, पता नहीं मेरी पांचों नंद हैं कहाँ। कावेरी अपनी नंद को ढूंढते हुए झोपड़ी के बाहर आंगन के बगीचे में आती है, जहाँ पीहू, रीनू, शिखा, मोहिनी और काजल फूलों से बातें कर रही होती हैं। मोहिनी, काजल, देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ पीहू, सचमुच ये गुलाब कितना सुंदर है। काश जिंदगी भी इतनी अच्छी होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें बस ये एक फूलों का बगीचा ही तो है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों को मिला हुआ देखकर हमें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। ये कहते कहते पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी नंद की आंखों में आंसू देखकर उनकी गरीब भाभी भरी आंखों से कहती हैं, पता था मुझे कि तुम पांचों यहीं होगी। अरे कावेरी भाभी, आप? तुम पांचों यहाँ बगीचे में बैठी बातें बना रही हो और वहाँ तुम्हारी भाभी के पेट में भूख के मारे चूहे पकड़म पकड़ाई और खो खो खेल रहे हैं।
ये सुनकर पांचों मुस्कुराती हैं। इसके बाद नंद भाभी एक साथ मिलकर खाना खाती हैं और कावेरी फिर से कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। थान का कपड़ा और गोटी खरीदने बाजार जाना था मुझे। अपनी नंद को बोलकर कावेरी थान का कपड़ा लेने बाजार आ जाती है, जहाँ बाजार में उसे अपनी पड़ोसन मिलती है, जो उसे देखते ही बातें बनाने लगती है। देख लो मोरनी, जिसकी 5 जवान नंद घर में बैठी हैं, उसकी भाभी सारे बाजार में मटर गश्ती कर रही है। अगर आज उन बेचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब की उनकी शादी कर दी होती। आजकल भाई भाभी कहाँ किसी नंद के सगे होते हैं। उन औरतों के तानों भरी बातें सुनकर गरीब कावेरी बोझ भरे मन से घर वापस आती है और रात में अपनी नंद के लगाए फूलों के बगीचे में फूट फूट कर रोती है और अपनी पांचों नंद की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, जहाँ एक ही घर के 5 भाइयों से उनका रिश्ता तय हो जाता है। कावेरी शादी के गीत गाते हुए अपनी पांचों नंद को हल्दी और मेहंदी लगाती है। बस अब मेरी पांचों नंद की विदाई में बस 2 दिन ही रह गए हैं। इन बचाए हुए पैसों से कल सुबह ही मैं उनके लहंगे के लिए थान का कपड़ा और गोटी मोती खरीद कर ले आऊंगी। तभी कावेरी का पति मनोहर लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ जाता है। अरे क्यों रे मेरी ज़हरा जबी, मेरी 5 बहनों की शादी करा रही है। अपने पति देव को पौवा पार्टी नहीं देगी क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे भाई हो तुम, जो मदद करने की बजाय उल्टे पैसे मांग रहे हो? जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पर? नशे में धुत मनोहर कावेरी के साथ मारपीट करके उससे पैसे छीन लेता है। कावेरी उसके पैर पकड़कर बहुत मिन्नतें करती है, मगर मनोहर उसे घसीटते हुए आंगन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कावेरी सारी रात बगीचे में लगे फूलों को देखकर फूट फूट कर रोती है। सुना है इंसानों की तरह पेड़ पौधे पत्ते फूल भी सांस लेते हैं। तुम मेरी बात सुन सकते हो ना? मेरी मदद करो ताकि मैं इस गरीब दर्जी भाभी के घर के आंगन से उनकी 5 नंद की विदाई शादी के जोड़े में हो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज है? आवाज सुनकर कावेरी इधर उधर देखने लगती है। तभी वो गुलाबों के कांटों में एक तितली को फंसा हुआ देखती है, तो वो उसे वहाँ से निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा बोलना देखकर हैरान मत हो, मैं एक जादुई तितली हूँ। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कावेरी रोते हुए उस जादुई तितली को अपनी पूरी बात बताती है। बस जादुई तितली, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मुझे 5 शादी का जोड़ा दे दो, जिसमें मैं अपनी 5 नंद को खुशी खुशी इस घर से विदा कर सकूं। ये सुनकर जादुई तितली हर फूलों के डाल पर मंडराती है, जिससे सभी फूलों की डालियों में एक चमकीली सी चमक फैल जाती है और सारी कलियां खिलकर बहुत सारे फूल बन जाते हैं। मैंने तुम्हारे इस फूलों के बगीचे को जादुई बगीचा बना दिया है। अब इस बाग में खिलने वाले फूलों की खुशबू कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही वो फूल कभी बासी होंगे और वो ना ही मुरझाएंगे। शुक्रिया जादुई तितली। देखना, अब ये गरीब भाभी अपनी 5 नंद की विदाई के लिए इन फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा सिलेगी। फूलों में जादू डालकर वो तितली वहाँ से गायब हो जाती है और कावेरी जल्दी जल्दी ढेरों फूलों को तोड़कर अंदर ले आती है। अच्छा हुआ मैंने लोगों के कपड़े सिलकर बचे हुए कतरन को इकट्ठा करके रखा था। अब फूलों का लहंगा सिलने में ये कतरन ही मेरे काम आएंगे। बेचारी गरीब भाभी सारी रात जागकर कतरन से एक लहंगा सिलती है और फिर जादुई फूलों से महकते हुए फूल से उसे सजा देती है, जिससे फूलों का वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है।
अरे मुझे ये फूलों का लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लड़कियों को ये फूलों वाला लहंगा पसंद तो आएगा ना। ये फूलों वाला लहंगा अपनी नंद को दिखाने के बाद ही आगे मैं और लहंगा सिलूंगी। अगली सुबह कावेरी फूलों वाला लहंगा अपनी नंद को लाकर दिखाती है। पीहू, रीनू, शिखा, मोहिनी, काजल, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने एक लहंगा सिला है, मगर पता नहीं तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी का सिला हुआ शादी का ये जोड़ा तुम पाँचों को पसंद भी आएगा या नहीं। ये देखो, फूलों से सिला हुआ लहंगा देखकर वो पाँचों नंद बहुत खुश होती हैं। अरे वाह कावेरी भाभी, ये फूलों का लहंगा तो कितना सुंदर है और इस लहंगे के फूलों में से कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है, जिसकी रात रानी के फूलों से घर आंगन महक उठता है। मुझे लगा था ये फूलों का लहंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये मखमल के कपड़ों से सिला महंगा लहंगा नहीं था। भाभी, हमें ये लहंगा बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हमारी माँ जैसी भाभी का प्यार है। इससे खूबसूरत शादी का जोड़ा हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। इसके बाद कावेरी आंगन में आती है, जहाँ रात भर में ही हजारों फूल खिले हुए होते हैं। उनसे कावेरी अपनी पाँचों नंद के लिए खूबसूरत अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है और पूरे गांव को अपनी पाँचों नंद की शादी का न्योता देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और पाँचों नंद फूलों के लहंगे में तैयार होती हैं। जिसके बाद कावेरी उन सभी के लिए फूलों से ही गहने बनाकर उनके पास आती है। अरे कावेरी भाभी, आप आइए ना। वो मैंने तुम पाँचों के लिए फूलों से लहंगे गहने ये सब बनाए हैं। माफ करना मेरी प्यारी नंद, मगर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की इतनी हैसियत नहीं और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं तुम पाँचों के लिए सोने के गहने बनवा पाती। लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, पर मैं तुम पाँचों की कोई भी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाई। ऐसा कहते हुए गरीब दर्जी भाभी की आंखों में आंसू झलक आते हैं। तभी काजल और शिखा उसके आंसू पोंछती हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए भाभी, माँ बाप जी के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया था। भैया के होते हुए भी आपने हम पाँचों की भूख मिटाने के लिए आपने दिन रात कपड़े सिले और खुद भूखे रहकर आपने अपना निवाला भी हम पाँचों नंद को खिला दिया। आपने हमारे लिए बहुत किया है भाभी, और ये शादी का जोड़ा हमारे लिए खास है। उस लम्हे में नंद भाभी के आंसू बहते जा रहे थे। इसके बाद कावेरी अपनी पाँचों नंद को शादी के मंडप में लाती है, फिर पाँचों का कन्यादान भी करती है। शादी में आए हुए सभी मेहमानों की नजरें भाभी के सिले हुए फूलों के लहंगे पर ही थी। उस गरीब दर्जी भाभी ने खुशी से अपनी पाँचों नंद की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज दिया। वहीं अब उनके पास फूलों से लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। कैसी हो कावेरी? आइए न जानकी जी। भाई, चारों तरफ तुम्हारे फूलों के लहंगे की बातें छाई हुई हैं कि तुमने अपनी पाँचों नंद के लिए बहुत ही सुंदर फूलों से शादी का जोड़ा सिला था। मुझे अब अपनी बेटी के लिए भी ये फूलों वाला लहंगा सिलवाना है, मगर एक ही टेंशन मुझे खाई जा रही है कि भाई फूलों से सिला लहंगा टिकेगा कैसे। अब जब हम किसी को फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो एक ही दिन में या तो वो बासी हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, और तो और थोड़ी ही धूप लगते ही मिनटों में मुरझा जाते हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए जानकी जी, मेरे सिले हुए फूलों के लहंगे ना मुरझाएंगे और ना ही बासी होंगे, वो बिल्कुल ताज़ा रहेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। कावेरी अपनी बातों से ग्राहकों में विश्वास बना लेती है, मगर किसी को भी जादुई बगीचे का राज नहीं बताती। अब जो भी उससे फूलों का लहंगा सिलवाता था, उसके ऑर्डर और बढ़ते जाते थे, जिससे सिलाई करके उसकी आमदनी और बढ़ती है।
और गरीब कावेरी अपनी मेहनत और अपनी लगन से गरीब से बहुत अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।